सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 19 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में क्या पूछ रहे हो? प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि अभी हाल ही में भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन बन गए हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा ज्ञानेश कुमार। अब ये ज्ञानेश कुमार नाम आपके लिए नया नहीं है, ये नाम आपने पहले भी सुन रखा है क्योंकि ये अभी तक हमारे चुनाव आयुक्त इलेक्शन कमिश्नर हुआ करते थे। देखो, चुनाव आयोग में दो चुनाव आयुक्त होते हैं। तो अभी तक कौन थे? ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू। और अभी तक जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुख्य चुनाव आयुक्त थे वो राजीव कुमार थे 25वें नंबर के। लेकिन अभी राजीव कुमार जी का कार्यकाल समाप्त हो गया, तो उसके बाद क्या किया गया, जो चुनाव आयुक्त होते हैं और उसमें जो वरिष्ठ चुनाव आयुक्त होते हैं उनको मुख्य चुनाव आयुक्त बना दिया जाता है। तो ज्ञानेश कुमार को नया मुख्य चुनाव आयुक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना दिया गया। कौन से नंबर के बने हैं? 26वें नंबर के बने हैं। और इनका कार्यकाल 26 जनवरी 2029 तक रहेगा। अब आप देखोगे कि जो ज्ञानेश कुमार थे वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन गए, तो उनका पद खाली हो गया, यानी कि चुनाव आयुक्त का पद, इलेक्शन कमिश्नर की पोस्ट खाली हो गई। तो वहां पे हमने नए चुनाव आयुक्त किसको बना दिया? विवेक जोशी को बना दिया। तो इस एक प्रश्न में दो अपॉइंटमेंट मैं आपको बता रहा हूं। नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो ज्ञानेश कुमार बन गए और ज्ञानेश कुमार की जगह कौन आ गए? नए चुनाव आयुक्त बनके विवेक जोशी आ गए। बाकी एक ऑलरेडी सुखबीर सिंह संधू ये चुनाव आयुक्त है ही सही पहले से, ठीक है? तो ये आपको याद रहेगा। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स जो कि 2025 में हमने पढ़े वो सारे मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। उसके अलावा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चुनाव आयोग से हम क्या क्या प्रश्न देख सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। कुछ स्टैटिक प्रश्न, कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न। जैसे कि अगर बात करें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक इसके बारे में उल्लेखित है। इसकी स्थापना होती है 25 जनवरी 1950 को, इसीलिए आप वोटर्स डे 25 जनवरी को मनाते हो। हमने कहा हमारे नए अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बन गए ज्ञानेश कुमार, अब ये 26वें नंबर के हैं। अच्छा, पहले पहले हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। पहली महिला में कौन थी? वीएस रमा देवी। और दो इलेक्शन कमिश्नर जो हैं उनके नाम, एक तो सुखबीर सिंह संधू है और एक नए बन गए विवेक जोशी। और फिर अगले में पूछ रहे हैं कि फरवरी 2025 में भारत ने बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास केमोडो इसका नाम है, इसमें हिस्सा लिया। इसका आयोजन किस देश ने किया? तो सही उत्तर होगा इंडोनेशिया। एक्सरसाइज का नाम है केमोडो अभ्यास 2025। ये एक बहुपक्षीय नौसैन्य अभ्यास है, मतलब बहुपक्षीय मतलब मल्टीलेटरल, बहुत सारे देश हिस्सा लेते हैं जिसमें। कौन आयोजन करता है? इंडोनेशिया। 2025 में ये इसका 5वां एडिशन है। अभी 16 फरवरी को शुरू हुआ, 22 फरवरी तक चलेगा। कहाँ पे? बाली, इंडोनेशिया में। इसमें रशिया, भारत, चीन, अमेरिका सहित 15 से ज्यादा देश हिस्सा ले रहे हैं। थीम भी है शांति और स्थिरता के लिए समुद्री साझेदारी। भारत की तरफ से इसमें आईएनएस शार्दुल जो जहाज है वो और P-8I विमान, ये दोनों हिस्सा ले रहे हैं। अच्छा, इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि भारत और इंडोनेशिया के बीच में अभी अंतरराष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू नाम से एक अभ्यास भी हुआ, वहीं बाली, इंडोनेशिया में ही। और उसमें भी इन्हीं दोनों ने, आईएनएस शार्दुल और P-8I विमान ने हिस्सा लिया। तो साथ में ये पॉइंट और ध्यान में रख लेना। अब ये मिलिट्री एक्सरसाइज वाला प्रश्न है, तो यहाँ पे क्या क्या मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। एक तो हम रिवाइज करेंगे, इंडोनेशिया की बात है तो इंडोनेशिया में आपको लेकर के चलूंगा। इंडोनेशिया के कुछ स्टैटिक, कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न अभी हमने क्या पढ़े वो हम रिवाइज करेंगे। और 2025 में कौन कौन से मिलिट्री एक्सरसाइज हो गए, ज्यादा नहीं हुए लेकिन हम उन्हें देख लेंगे। और 2024 के जो लास्ट के महीने है ना, नवंबर, दिसंबर, अक्टूबर के, वहां पे जो जो एक्सरसाइज हुए वो मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। पहले हम इंडोनेशिया चलते हैं। तो ये रहा मैप में इंडोनेशिया। कैपिटल जकार्ता है और इसकी नई कैपिटल क्या होगी? नुसंतारा होगी, बोर्नियो द्वीप पर। और यहीं पर सुमात्रा द्वीप भी आपको मिलेगा, जावा द्वीप आपको मिलेगा, बोर्नियो द्वीप आपको मिलेगा। आसियान का हेडक्वार्टर जकार्ता में ही है। करेंसी होती है इंडोनेशियन रुपया और प्रेसिडेंट है प्रबोवो सुबियांतो। फिर अगले में पूछ रहे हाल ही में देश का पहला बायो बैंक ये कहां पर शुरू हुआ? तो आंसर होगा दार्जिलिंग चिड़ियाघर में। तो अभी देश का पहला बायो बैंक ये शुरू हुआ है दार्जिलिंग चिड़ियाघर में, ये पश्चिम बंगाल में है। और इसी का दूसरा नाम पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क है। अच्छा, ये जो देश का पहला बायो बैंक शुरू हुआ है यहाँ पे, इसका उद्देश्य क्या है? शुरू करने का उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर लुप्त प्राय जानवरों की कोशिका और उत्तक के यानी कि टिश्यूज के, सेल्स के नमूने एकत्र स्टोर किए जाएंगे और उनका संरक्षण किया जाएगा। इन सैंपल्स का उपयोग भविष्य में अनुसंधान के लिए, रिसर्च के लिए किया जाएगा। और कोई अगर प्रजाति भविष्य में विलुप्त न हो, यही देखना इसका मुख्य उद्देश्य है। और इस बायो बैंक को
फ्रोजन जू के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इन कोशिका या उत्तकों को जो सैंपल्स हैं उनको फ्रीज करके यानी कि जमा करके रखा जाएगा, इसीलिए इसको फ्रोजन जू भी कहा जा रहा है। फ्रीज करके क्यों रख रहे हैं, जमा करके क्यों रख रहे हैं, ताकि ये लंबे समय तक सुरक्षित रहे, संरक्षित रहे। अच्छा, इस चिड़ियाघर का हमने क्या नाम बताया, पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क। पद्मजा एक्चुअली में सरोजिनी नायडू जी की बेटी का नाम था और उसी के नाम पे इस चिड़ियाघर का नाम रखा गया है, जिसकी स्थापना होती है 1958। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में बाफ्ता फिल्म अवार्ड्स 2025 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसने जीता, तो आंसर होगा कॉन्क्लेव ने। तो बाफ्ता फुल फॉर्म होती है ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड्स। तो बाफ्ता फिल्म अवार्ड्स 2025 जारी किए गए अभी। इसका आयोजन रॉयल फेस्टिवल हॉल लंदन में किया गया। इस बार इसका ये एडिशन था 78 नंबर का। तो जो इसमें 4 मुख्य रूप से कैटेगरी होती है वो आप ध्यान रखेंगे, जैसे कि बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला कॉन्क्लेव को, बेस्ट एक्टर रहे एंड्रियन ब्रॉडी द ब्रूटलिस्ट मूवी के लिए, बेस्ट एक्ट्रेस रही मिकी मेडिसन एनोरा मूवी के लिए, और बेस्ट डायरेक्टर ब्रैडी कॉर्बेट द ब्रूटलिस्ट मूवी के लिए। तो ये 4 ध्यान में रखने होते हैं, कोई भी फिल्म अवार्ड्स होता है तो बेस्ट फिल्म, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस और बेस्ट डायरेक्टर आप ध्यान रखो। इसमें वैसे मैं आपको बता दूं, आउटस्टैंडिंग ब्रिटिश फिल्म भी कॉन्क्लेव ही रही थी। यहाँ पे द ब्रूटलिस्ट और कॉन्क्लेव इनने सबसे ज्यादा 4 अवार्ड जीते हैं। अच्छा, एक भारतीय फिल्म भी थी ऑल वी इमेजिन एज लाइट, जो कि बेस्ट नॉन इंग्लिश कैटेगरी में नॉमिनेट हुई थी पर उसे अवार्ड मिला नहीं। अब आपके लिए एक प्रश्न है कि ऑल वी इमेजिन एज लाइट ये किसकी फिल्म है। हिंट मैं आपको दे दूं, पिछले साल कांस फिल्म फेस्टिवल में उनको एक अवार्ड मिला था। वैसे अभी गोल्डन ग्लोब अवार्ड में भी उनको नॉमिनेशन मिला था पर मिला नहीं था उनको अवार्ड। तो बात आप बताओ किनकी ये फिल्म है। बाफ्ता की बात करें तो ये ब्रिटिश और इंटरनेशनल सिनेमा में योगदान को सम्मानित करने के लिए आयोजित किया जाता है। पहली बार 1949 में हुआ था, मैंने कहा इस बार ये 78 नंबर का एडिशन है। फिर अगले में पूछ रहे अंतरराष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस ये कब मनाया जाता है, तो आंसर होगा 15 फरवरी को। हर साल 15 फरवरी को इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे के रूप में मनाया जाता है। मनाने का उद्देश्य बाल कैंसर के बारे में जागरूकता बढ़ाना, और इस बार ये 24वां अंतरराष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस मनाया गया। अच्छा, फिर अगले में पूछ रहे अभी हाल ही में बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया, तो आंसर होगा मनु भाकर को। बीबीसी मतलब ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन। तो अभी बीबीसी स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2024 की घोषणा की गई। तो इसमें 3-4 अवार्ड आपको याद रखने हैं, जैसे कि बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड मनु भाकर को मिला, जो कि शूटर है। उसके अलावा बीबीसी इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर शीतल देवी को चुना गया, पैरा तीरंदाज है, पैरा आर्चरी प्लेयर है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिताली राज को मिला, क्रिकेटर है। और इंडियन पैरा स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला अवनी लखेरा को, जो कि एक शूटर है। इस बार इन पुरस्कारों का ये 5वां संस्करण था। तो ये 4 पॉइंट्स मैंने 4 यहाँ पे अवार्ड बताए जो कि बीबीसी ने दिए, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे अभी हाल ही में जारी पंचायत हस्तांतरण सूचकांक 2024 में टॉप पर कौन सा राज्य रहा, तो आंसर होगा कर्नाटक। तो इसे आप अंग्रेजी में बोलोगे स्टेटस ऑफ डिवोल्यूशन टू पंचायत इन स्टेट्स 2024, यानी कि राज्यों में पंचायतों को हस्तांतरण की स्थिति, यानी कि राज्यों में पंचायतों को हस्तांतरण की स्थिति नाम से ये एक रिपोर्ट आई है, और इसको केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय ने ही जारी किया। जैसे आप पंचायत हस्तांतरण सूचकांक भी बोल सकते हो, जो प्रश्न में नाम लिखा हुआ है। पंचायती राज मंत्रालय ने इसको जारी किया। चलो बताओ हमारे पंचायती राज मंत्री कौन है, वही है जो पशुपालन मंत्री है। कौन, राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह। तो इसमें क्या बताया गया, इसमें यह बताया जाता है कि राज्य या केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरी ये अपने पंचायती राज संस्थाओं को जो पावर या जो भी संसाधन प्रदान करते हैं, तो किस लेवल तक ये आगे जो भी शक्तियां हैं, पॉलिटिकल जो भी पावर है वो आगे ट्रांसफर करते हैं लोअर लेवल पे, यानी कि पंचायतों को जो राज्य सरकार है वो क्या क्या शक्तियां, कितनी शक्तियां प्रदान कर रही है, हस्तांतरित कर रही है, ट्रांसफर कर रही है, तो उसी के बेसिस पे ये रैंक जारी की जाती है। तो इस मामले में नंबर 1 पर कर्नाटक है, दूसरे स्थान पर केरल है और तीसरे पे तमिलनाडु है। और आपको बता दूं आखिरी बार ये जो रिपोर्ट है ये 2015-16 में आई थी, उसके बाद अब आई है, तो इसको जरूर से ध्यान रखिएगा। फिर अगले में पूछ रहे अभी हाल ही में रॉकेट मोटर्स के लिए दुनिया का सबसे बड़ा 10 टन का प्रोपेलेंट मिक्सर अभी किसने लॉन्च किया, तो आंसर होगा इसरो ने।
तो अभी इसरो ने विश्व का सबसे बड़ा प्रोपेलेंट मिक्सर का निर्माण किया है। इसकी कैपेसिटी है 10 टन की और अभी से आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है वहां पे इसको लॉन्च किया। अब क्या है ये, वो आपने साइंस में एक नियम पढ़ा होगा, न्यूटन का थर्ड लॉ। क्या कहता है? फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्विवेलेंट एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स। मतलब आप एक दिशा में बल लगाओगे तो उतना ही बल आपको उल्टी दिशा में भी लगेगा। और इसी सिद्धांत पे, इसी प्रिंसिपल पे आपके जो रॉकेट होते हैं वो काम करते हैं। उसमें क्या होता है, हम ईंधन जलाते हैं तो रॉकेट के पीछे से तेजी से गर्म गैस निकलती है और उसी के कारण रॉकेट उतनी ही तेजी से उल्टी दिशा में यानी कि ऊपर की ओर जाता है। न्यूटन का थर्ड लॉ इसी पे ये काम करता है। पर आपको पता है जो फ्यूल उसमें जल रहा है, और फ्यूल जलाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, ये तो आप सबको पता है, किसी भी चीज को जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। तो वहां पे ऑक्सीजन और फ्यूल को इसी प्रोपेलेंट मिक्सचर में मिलाते हैं। तो अभी इसरो ने यही दुनिया का सबसे बड़ा, जिसकी क्षमता है 10 टन की, तो 10 टन क्षमता का प्रोपेलेंट मिक्सचर अभी तैयार किया है। ये दुनिया का सबसे बड़ा है और इसकी अगर वजन की अगर हम बात करते हैं तो ये 150 टन का है। इसकी कैपेसिटी है 10 टन, इसका वजन है 150 टन। तो आपको मोटा मोटा समझ में आ गया हम बात किसकी कर रहे हैं। अब इसको बनाया, इसको लॉन्च किया इसरो ने, तो इसरो की भी बात कर ले। देखो, इसरो ये भारत की स्पेस एजेंसी है। ऑप्शन में आप देख रहे हो नासा, ये अमेरिका का स्पेस एजेंसी है, मतलब होता है इसका नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। जाक्सा आप जानते हो ये जापान का है, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। और सीएनएसए ये चाइना का है, चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। बाकी इसरो हमारा है, मतलब होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना होती 1969, हेडक्वार्टर बंगलुरु में हो गया। नए अध्यक्ष वी नारायणन बन गए। 11वें नंबर के मोटो होता है स्पेस टेक्नोलॉजी इज इन सर्विस ऑफ ह्यूमन काइंड। ये सारे अवार्ड इसरो को मिले थे चंद्रयान 3 के लिए, याद रखना। कुछ स्टैटिक में आपको और 2-4 पॉइंट बताऊं तो इसरो के संस्थापक और पहले अध्यक्ष डॉक्टर विक्रम साराभाई थे और उन्हें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक भी माना जाता है। पद्म भूषण 1966 में और पद्म विभूषण 1972 में मिला। इसरो के अध्यक्ष के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल अब तक का रहा सतीश धवन जी का, जो तीसरे नंबर के अध्यक्ष थे। और सबसे छोटा कार्यकाल एमजी के मेनन का रहा। सबसे छोटा कार्यकाल था 9 महीने का, जो दूसरे नंबर के अध्यक्ष थे। ठीक है, तो इसरो से ये बातें भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, अभी हाल ही में विज्ञान में अधिक महिलाओं वाली दुनिया की कल्पना करें नाम से एक अभियान किसने शुरू किया? तो आंसर होगा यूनेस्को ने। तो अभी यूनेस्को ने ही विज्ञान में अधिक महिलाओं वाली दुनिया की कल्पना करें नाम से एक अभियान को शुरू किया है, जिसका उद्देश्य है स्टेम यानी कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना। अभी इसमें बताया गया कि वैश्विक वैज्ञानिक समुदाय में महिलाओं की हिस्सेदारी केवल 1/3 है और भारत में केवल 18.6% वैज्ञानिक महिलाएं हैं। आपको याद होगा अभी 11 फरवरी को विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी मनाया था, तो उसी मौके पर अभी यूनेस्को ने यह अभियान शुरू किया, याद रखना। यूनेस्को की बात करें, देखो यूनेस्को मतलब होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना होती है 1945, हेडक्वार्टर पेरिस, फ्रांस और डायरेक्टर जनरल है ऑद्रे अज़ौले। आपको पता है भारत में कितनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं? अभी टोटल हो चुकी हैं 43। 43rd नंबर का लेटेस्ट कौन सा है? मोइदम है, जो आपको मिलेगा असम में। ये पिछले साल ही बना था। और अगर पूछे ना कोई आपसे कि सबसे पहले वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा किसे मिला था भारत में, तो 4 स्थलों को मिला था। अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, आगरा का किला और ताजमहल। कब? 1983 में। और आपको याद होगा पिछले साल जो विश्व धरोहर समिति की जो बैठक हुई थी, 96 नंबर की बैठक थी, वो भारत में हुई थी। कहाँ पे? नई दिल्ली में। और जो इस बार इसकी बैठक होगी 2025 में, वो सोफिया बुल्गारिया में होगी। ठीक है, तो ये पॉइंट्स ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, हाल ही में 56 मिनट 82 सेकंड में हाफ मैराथन जीतने वाले दुनिया के पहले धावक जैकब किपलिमो का संबंध किस देश से है? तो सही उत्तर होगा युगांडा। तो युगांडा के धावक हैं जैकब किलमियो और अभी इन्होंने बार्सिलोना में जो हाफ मैराथन हुआ था उसमें नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। उन्होंने 21 किलोमीटर की दौड़ मात्र 56 मिनट 82 सेकंड में पूरी कर ली है। इन्होंने एक नया रिकॉर्ड बनाया। पिछला जो रिकॉर्ड था ये उससे मात्र 48 सेकंड 48 सेकंड कम है। और ये युगांडा के रहने वाले हैं। युगांडा की कैपिटल आपको पता है ना, कंपाला होती है, करेंसी है युगांडन शिलिंग। बाकी ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके जरूर बताइएगा सबसे पहले सेशन आपको कैसा लगा
और प्लीज अगर अच्छा लगा तो एक बार फिर से याद दिला रहा हूँ, सेशन अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करना। 1 सेकंड लगेंगे आपको, स्क्रीन को टच करना है बस। और दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में एक बार शेयर जरूर कर देना यार। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का मैं आपको क्विक रिवीजन करा दूं, फिर हम सेशन एंड करते हैं। तो कल पहला प्रश्न पूछा था, एशियन विंटर गेम्स 2025 में पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा चाइना। वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस कब मनाया गया? 17 फरवरी। 8वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ हुआ? मस्कट, ओमान में। पर्यावरण थिंक टैंक जर्मन वॉच का अभी जो जलवायु जोखिम सूचकांक आया उसमें भारत 6ठे स्थान पर है। कौन सा देश भारत से $200 मिलियन की आकाश मिसाइल प्रणाली खरीदेगा? फिलीपींस। और 2025 स्पोर्ट स्टार एसएस अवार्ड में किसने स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता? स्वप्निल कुसाले। भारत और अमेरिका के बीच 50,000 किलोमीटर लंबे वाटर वर्थ सब सी केबल प्रोजेक्ट की घोषणा किसने की? मेटा ने। ब्लूमबर्ग की वर्ष 2025 की एशिया के सबसे धनी परिवारों की सूची में टॉपर अंबानी परिवार रहा। और अभी चौथा, नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन कहाँ हुआ? म्यूनिक, जर्मनी। और आखिरी प्रश्न पूछा, दिवंगत विमला बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से था? चिपको आंदोलन। चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पूछा था देश की पहली हेली एम्बुलेंस मेडिकल सेवा संजीवनी की शुरुआत कहाँ से की गई? तो सही उत्तर होगा उत्तराखंड। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।